आशा करते हैं आप सभी अपने भाई बंधुओं और परिवारजनों के साथ बिल्कुल कुशल मंगल से जीवन में प्रगति के मार्ग पर सतत आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आपके बीच फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर अर्थात फूलों में निषेचन का द्वितीय भाग लेकर आया हूं। मेरे मित्रों, मैंने इसके पहले जो वीडियो आपको दिया था, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में जो परागन के उपरांत परागकण अस्टिग्मा पर जब पहुंच जाते हैं, तो अस्टिग्मा पर पहुंचने के बाद उस परागकण से आपका पराग नली का निर्माण होता है और पराग नली में ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस बाद में जाकर वेजिटेटिव सेल का निर्माण कर देता है और उसमें एक जेनरेटिव सेल होते हैं और वह जेनरेटिव सेल बाद में जाकर के आपको मेल गैमेट का निर्माण करता है। मैं अभी आपको जो बोर्ड पर लिखा हूं उसी के ऊपर मैं आपको फोकस करूंगा। इन सारे लिखे हुए जो टर्म है, जो पॉइंट है, वह जब तक आपको डायग्राम देकर समझाया नहीं जाएगा, आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए थोड़ा आप पेशेंस रखें और जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको आप लोग देखें। और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो मैं लेक्चर देता हूं मित्रों, वह लेक्चर का रिकॉर्डिंग और उसका अपलोडिंग जो किया जाता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन लेक्चर जिस टॉपिक पर दिया जाता है, जो आपको लिखना है, उसका विजन, उसका जो पिक्चर होता है, वह पिक्चर बिल्कुल क्लियर होता है। आपको बीच बीच में कहीं कहीं साफ स्पष्ट पिक्चर देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं आपको धुंधला पिक्चर देखने के लिए मिलेगा। जो साफ पिक्चर है उसको देख करके आप उतार लीजिए और धुंधला पिक्चर में जो मेरी आवाज है, जो साउंड है, वह साउंड को सुन करके आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है, पराग नली में जनरेटिव सेल जनन कोशिका समसूत्र विभाजन करके दो हेप्लॉइड मेल गैमेट, जिसे हम लोग स्पर्म सेल कहते हैं, उसका निर्माण करता है। ठीक है, यानी पराग नली में क्या होता है, जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका समसूत्र विभाजन करता है। विभाजन आपको इंटर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि विभाजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा भी विभाजन होते हैं, ए माइटोटिक डिवीजन, इंडो माइटोटिक डिवीजन, लेकिन मेनली हम लोग को दो गो माइटोटिक और मियोटिक पढ़ना है। तो माइटोटिक के द्वारा जो होता है वह एक कोशिका मदर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बदल जाता है और उसमें गुणसूत्र की संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। गुणसूत्र जितना मदर सेल में मातृ कोशिका में रहती है, उतना ही गुणसूत्र आपको डॉटर सेल अर्थात पुत्री कोशिकाओं में रहता है। और जो समसूत्री विभाजन होता है, वह समसूत्री विभाजन कोशिका की संख्या में वृद्धि करने का काम करता है और जो शरीर में डैमेज हो गया है, कहीं कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उस क्षतिग्रस्त पार्ट को फिर से रिपेयरिंग करने का काम करता है। बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए समसूत्री विभाजन जरूरी होता है। बुढ़ापा को रोकने के लिए समसूत्री विभाजन जिम्मेदार होता है। लेकिन जहां जनन क्या कहता है आपको जनरेशन की बात आ जाती है, जहां नए संतान की उत्पत्ति की बात आ जाती है, वहां पर आपका अर्धसूत्री भाग लेता है। और अर्धसूत्री विभाजन अर्थात म्यूटिक डिवीजन वैसे केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सभी बातें आप बेसिक नॉलेज है जो आप जानते हो। देखिए मैंने लिखा है, पराग नली में जनरेटिव सेल जनन कोशिका समसूत्र विभाजन करके दो हेप्लॉइड मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म सेल कहते हैं, स्पर्म सेल का निर्माण करता है। जबकि ओव्यूल में पराग नली के प्रवेश करने के बाद एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने हेतु पराग नली मुख्यतः एक एपारेटस अंड उपकरण के किसी एक सिनर्जिड सेल, जिसे सहायक कोशिका कहते हैं, के फिलिफॉर्म एपारेटस को भेद कर अंदर प्रवेश करती है। इस दौरान वेजिटेटिव सेल अर्थात कायिक या वर्धी कोशिका डीजनरेट लुप्त हो जाती है। पराग नली का एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के उपरांत दोनों मेल गैमेट द्वारा निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि आपका जनरेटिव वेजिटेटिव
जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है, वो मैं आगे आपको बतलाऊंगा। देखिए मैंने ये जो लिखा है ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लिखा हुआ चीज है उसको मैंने आपके सामने आपको व्यक्त कर दिया। देखिए पहला पॉइंट मैंने दिया है, ए नंबर में दिखा है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दो प्रकार के इसमें दो मेल गैमेट बनते हैं, दोनों मेल गैमेट किस प्रकार से निषेचन करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ लिखा गया है। आपको मैंने लिखा है जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन जिसको जनिक निषेचन कहते हैं, यह सत्य निषेचन है। ठीक है मित्रों, यह सत्य निषेचन है, इसे सिनगैमी भी कहा जाता है। इसका खोज स्ट्रासबर्गर साहब ने किया था। इसका खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर साहब ने किया था। दोनों मेल गैमेट में से एक अगुणित नर युग्मक, मेल गैमेट को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? आपको नर युग्मक कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, युग्मक जो भी होता है ना, वो एक सेल की होती है, यानी यूनिसेलुलर होता है, और साथ ही साथ उसमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है, यानी वो हैप्लॉइड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार इंटर के एग्जाम में पूछा गया है कि आपको इनमें से कौन सी रचना अगुणित होती है, या आपको युग्मक में गुणसूत्र जो होते हैं वो अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। ठीक है, या इनमें से कौन सी रचना एक कोशिकीय होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बेसिक चीज है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि युग्मक जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं, वो आपको हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल का होता है, लेकिन जो आपका जायगोट होता है वह डिप्लॉइड होता है, वह मल्टी सेल का होता है। ठीक है, यह एक अगुणित नर युग्मक का संयोजन अंड उपकरण के एक सेल हैप्लॉइड फीमेल गैमेट अंड कोशिका से होता है। इससे डिप्लॉइड जायगोट को स्पोर द्विगुणित युग्मनज अर्थात अंड बीजाणु बनता है। फर्टिलाइज्ड एग का संपर्क प्लाज्मोडेस्मा से टूट जाता है। बाद में अंड बीजाणु को स्पोर वृद्धि करके द्विगुणित भ्रूण अर्थात डिप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजों को लिखिए। अब हम बी नंबर में आपको बतलाएंगे कि दूसरा निषेचन। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर सेकेंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन अर्थात कायिक निषेचन के बारे में लिखा है। मैंने इसमें बतलाया है दूसरा अगुणित नर युग्मक भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक में मौजूद दोनों अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई से अथवा मध्य कोशिका सेंट्रल सेल के संयुग्मित द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक फ्यूज्ड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। चूंकि इस क्रिया में तीन केंद्रक संयोजित होते हैं, इसलिए इसे त्रिसमेकन या त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यह भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है जो भ्रूण एम्ब्रियो के विकास के दौरान पोषण अर्थात न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये मैंने दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन बतलाए, एक बतलाए थे आपको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरा मैंने बताया आपको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब देखिए कभी कभार परीक्षा में पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जैसे परीक्षा में मनुष्य के संदर्भ में जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है, उसी प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछा जाता है। तो जब पूछा जाएगा तो क्या हम जवाब देंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो देखिए मैंने लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द्विनिषेचन। प्रायः सभी आवृतबीजी पौधों, आवृतबीजी पौधों मतलब जिनके बीज ढके हुए रहते हैं, जिनके बीज फल के अंदर मौजूद रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृतबीजी। पुष्पीय पौधों में यह गुण पाया जाता है। प्रायः सभी आवृतबीजी पौधों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इसे द्विनिषेचन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग नर युग्मक एक ही मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश और भ्रूणकोश दोनों अंतर है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में दो अलग अलग रचनाओं, पहला रचना अंड कोशिका जिसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, और दूसरा रचना द्वितीय केंद्रक से निषेचन करता है। नवाचीन और गिगनार्ड साहब ने लिलियन तथा फर्टेलेरिया नामक पौधे में द्विनिषेचन को खोजा था।
ये मैंने आपको जो बोर्ड पर लिखा उसको मैंने आपको बता दिया। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने आपके वीडियो क्लास में बतलाई गई है, जैसे मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं या भ्रूण कोष क्या है, ये मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको बतलाया है। इसके बाद ओव्यूल की रचना क्या होती है, सिनर्जिड किसे हम लोग कहते हैं। पुराने वीडियो क्लास को आप जो देखने का प्रयास करें उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब ये निषेचन होता किस प्रकार से है फूल में, आवृतबीजी पौधे में, और कब ये द्विप निषेचन कहलाता है, वो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं, मैंने अभी तक आपको केवल जो लिखित चीजें होती हैं जो आपको कॉपी में लिखना है, और इनमें जिन चीजों का हम वर्णन करेंगे इस डायग्राम में, किस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट होता है, कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, इन सारे विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको एक लेखनी के रूप में वर्बियल फॉर्म में लिख करके आपको बतलाया। अब जो मैं वर्बल फॉर्म में लिखा हूं वह आपको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह जो मैंने फिगर बनाया है, यह फूल का मादा जनन अंग गाइनोसियम है, जिसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ये पूरा पार्ट कार्पेल या पिस्टिल है, ठीक है। इसमें केवल नर जनन अंग जो है वह ऊपर में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये और इसके अलावा ये जो नली की जैसी रचना बनती हुई आगे बढ़ती हुई आ रही है, ये केवल जो है ना आपका, यही केवल जो है आपका एक नर अंग है, मेल पार्ट है। बाकी फूल में जितने भी चीजें दिखाई गई हैं वो फूल का फीमेल ऑर्गन है। आपको मैंने बतलाया फ्लावर का जो फीमेल होर्ल होता है, फीमेल ऑर्गन होता है, उसको हम लोग गाइनोसियम अर्थात जयांग कहते हैं। और जयांग जो है पिस्टिल या कार्पेल का समूह है, कलेक्शन है, अर्थात गाइनोसियम की इकाई को कार्पेल या पिस्टिल, जिसे स्त्री केसर भी कह सकते हैं, कहा जाता है। तो ये आपको देखा जाए कि जो गाइनोसियम है, जो कार्पेल या पिस्टिल है, इसमें सबसे ऊपर वाला जो टिप है, यह टिप स्टिग्मा कहलाएगा। ये ट्यूब जैसी जो रचना अंदर में जो है, ये काली जैसी जो रचना हमने खींचा है आगे, ये खोखली भी हो सकती है या फिर यह जो है कहीं अवरोधित भी हो सकती है, जिसे हम लोग अस्टाइल का नाम दिए। ये स्टिग्मा हो गया और ये अस्टाइल हो गया। आगे जाके जो ये गोल ओवल शेप रचना बनाए हैं या राउंड शेप जो रचना बनाए हैं, इसको हम लोग ओवरी अर्थात अंडाशय कहते हैं। अर्थात पिस्टिल या कार्पेल के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में उसके अंदर ओव्यूल रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है। मैंने शायद इसमें लिखा नहीं है, इसे एम्ब्रियोसैक हम लोग कहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसैक। देखिए ये जो है ना, ये पूरा चीज जो रचना है, ये पूरा आपका क्या है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष। देखिए इस डायग्राम में इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर है और उसको मेंशन करने के दौरान जो मैंने हिंदी इंग्लिश जो लिखा है, इसके वजह से डायग्राम थोड़ा सा जिग जैग हो गया है, ठीक है।
तो ये इस वजह से किया गया ताकि हिंदी भाषी बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो, मित्रों को दिक्कत ना हो, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से ऐसा हुआ है। आप लोग पूरा बढ़िया से इस पर मेंशन अपना फोकस करेंगे इनके चीजों पर जो मेंशन किया गया है, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, तो मैंने बताया कि आपको कार्पेल या पिस्टिल के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं या अंडक कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर ही गैमिटोजेनेसिस क्रिया के अंतर्गत, या कह सकते हैं उसको हम लोग कि फीमेल गैमिटोफाइट का निर्माण, एम्ब्रियो सैक का निर्माण जो है आपको होता है। तो ये जो है आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमिटोफाइट में ही आपकी निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया से पहले जब फीमेल गैमिटोफाइट पूर्णतः मैच्योर हो जाता है, तो उनमें कौन कौन सी रचनाएं मिलती है, मैंने आपको बतलाया था कि एम्ब्रियो सैक जो होता है, फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है, वह 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना है। देखिए, पहले के वीडियो में आपको लिखा गया है, बताया गया है सारा कुछ। देखिए, यहाँ पर 3 केंद्रक है, 3 केंद्रक यहाँ है, 3 केंद्रक चैलेजा की तरफ, 3 केंद्रक आपको माइक्रोपाइल की तरफ, और 2 केंद्रक मैंने काला काला यहाँ दर्शाया है, ये 2 केंद्रक ये हो गया, 3 3 6 और 2 8। लेकिन अगर कोशिका देखा जाए तो ये 3 कोशिका 1 2 3, और ये फोर्थ 5 और 6, 6 को आपको क्या हो गया, कोशिका आपको हो गया। 3 आपको कहाँ है, चैलेजा की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, और 3 कहाँ है, माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, और बीच में जो आपका ये सारा जो बीच में बच गया, ये आपको क्या कहलाएगा, सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल हो गया, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 4, और 3 इधर हो गया आपका टोटल 7। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना कौन होती है, भ्रूण कोश होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है आपका ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या चीज का काम करता है, ये पॉलन ग्रेन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। यानी जब पॉलिनेशन की क्रिया द्वारा, परागण की क्रिया द्वारा जब परागकण स्टिग्मा पर आते हैं, तो वह परागकण अपनी जाति के भी हो सकते हैं या दूसरी जाति के भी हो सकते हैं। तो वहां पर कंपेटेबिलिटी, इनकम्पेटेबिलिटी, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें काम करती हैं, जो कि पुरानी वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन पहुंचे, तो कुछ पॉलन ग्रेन हो सकता है नहीं जर्मिनेट करे, कुछ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करे, लेकिन उनसे जो है पॉलन ट्यूब का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। और कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिनसे आपके पॉलन ट्यूब का विकास पूर्णतः हुआ। तो एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब बनता है, लेकिन कभी कभार एक पॉलन ग्रेन से अनेक पॉलन ट्यूब भी बन जाते हैं। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया था मोनोसिफोनस और पॉलीसिफोनस। जब एक पॉलन ट्यूब बनता है एक परागकण से, तो मोनोसिफोनस कहलाता है, और जब एक परागकण से अनेक पॉलन ट्यूब परागनली बनता है तो उसको पॉलीसिफोनस कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक आपका क्या पहुंच गया, पॉलन ग्रेन पहुंच गया, और ये पॉलन ग्रेन से ट्यूब के निकला, इससे ट्यूब जो है सिंगल निकला, सिंगल ट्यूब का विकास हुआ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनोसिफोनस कह सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो स्टिग्मा पर रेजिन रहते हैं, सुगर रहते हैं, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद रहती है, जो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन कर लेता है, तो परागकण कर लेता है। परागकण अवशोषित करने के बाद परागकण जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बन जाते हैं। ट्यूब सेल जो है विकास करके क्या निर्माण कर देता है, पॉलन ट्यूब, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। इस पराग नलिका के अंदर, इस पराग नलिका के अंदर आपके 2 सेल शुरू में होते हैं, जो कि इसका फिगर जो मतलब जो मैंने बनाया है ना, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस धीरे 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 के आगे बढ़ता है। तो डायग्राम में भी आपको चेंजिंग होता है, लेकिन कंटिन्यूअस डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरी बातों को आप समझे। ये जो पॉलन ट्यूब है ना, इस पॉलन ट्यूब में आपकी शुरुआत में क्या रहते हैं, 2 गुण सेल रहते हैं। ठीक है, एक सेल रहता है आपका वेजिटेटिव सेल, और एक सेल रहता है आपका जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल यहाँ मैंने काला आपको गोल जैसा किया है, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। और यहाँ पर जो 2 को मैंने लिखा है, जिसको मैंने लिखा है 2 मेल गैमेट, ये 2 मेल गैमेट जो है पहले एक जनरेटिव सेल के रूप में, जनन कोशिका के रूप में रहता है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपको लिखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन की वजह से वह 2 भाग में टूट जाता है, और टूटकर 2 अगुणित नर युग्मक का निर्माण कर देता है। यानी नर युग्मक ही क्या है, जननिक कोशिका के विभाजन से बना रचना है। ठीक है, ये पीछे में है, और ये सारी तीनों, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये तीनों किसमें मौजूद है,
पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से बना हुआ पॉलन ट्यूब के अंदर मौजूद है। तो देखिए, अब ये पॉलन ट्यूब जो आ रहा है, पॉलन ट्यूब का प्रवेश करना किससे हो रहा है? आपको स्टाइल से हो रहा है। मैंने इसको बतलाया था, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिफोगोनी, इसको हम लोग सिफोगोनी कहते हैं। तो देखिए, ये आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के दौरान जो है, यह प्रवेश कहाँ करना चाहिए? ओव्यूल में। पॉलन ट्यूब सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा? ओव्यूल में, और ओव्यूल के बाद उसको अंततोगत्वा प्रवेश करना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक में। तो ओव्यूल में प्रवेश करने के मित्रों 3 रास्ते होते हैं, ठीक है? एक होता है चैलेजा की तरफ से, एक होता है माइक्रोपाइल की तरफ से, और एक होता है इंटीगुमेंट की तरफ से, यानी इधर से भी या इधर से भी। 3 तरीके से पार कर सकते हैं। कौन? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का प्रवेश बीजांड में, अंडक में, ओव्यूल में 3 रास्तों से हो सकता है। चैलेजा की तरफ से जब होता है तो चैलेजोगेमी। जब माइक्रोपाइल की तरफ से होता है तो इसे हम लोग कहते हैं पोरोगेमी, और जब इंटीगुमेंट्स की तरफ से होता है तो इसको कहते हैं मीजोगेमी, ठीक है? तो 3 तरफ से प्रवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ओव्यूल में प्रवेश करने के 3 रास्ते हो सकते हैं, 3 में से कोई भी एक रास्ता अपना सकता है। कौन? पॉलन ट्यूब। लेकिन जब पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करना होगा मित्रों, तो वह हर हमेशा माइक्रोपाइल का ही रास्ता अपनाएगा। इसलिए अधिकांश फूलों में पॉलन ट्यूब बार बार अपने रास्ते को चेंज करना नहीं चाहता है। वह चाहता है एक ऐसा रास्ता हम अपनावे जिससे कि हमको ओव्यूल को भेदते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए अधिकांश फूलों में पॉलन ट्यूब पोरोगेमी अर्थात माइक्रोपाइल की तरफ से ही प्रवेश करता है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया बात। अब देखिए, यहां पर हमने आपको दिखलाया क्या है, एक आपको काला जैसा वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखलाया और 2 मैंने आपको मेल गैमेट दिखलाया। तो जो काला जैसा मैंने बड़ा जैसा बनाया है, ये बड़ा होता है, रचना इसकी बड़ी होती है। तो ये जो काला जैसा मैंने दिखलाया है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस जब पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करेगा ना, तो जनरली फूल में पॉलन ट्यूब जब प्रवेश करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के दौरान उसे ये सिनर्जिड है। ये क्या है? सिनर्जिड। ऊपर में जो 3 कोशिकाएं हैं, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं होती है, तो 7 कोशिकाएं में ऊपर में 3 क्या होता है? अगुणित एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यसांत कोशिकाएं, और नीचे में क्या होता है? 3 जो है आपका 2 साइड वाला क्या कहलाता है? 2 साइड वाला सिनर्जिड अर्थात हेल्पिंग सेल कहलाता है, और एक बीच वाला जो है वह एक सेल अर्थात फीमेल गैमेट कहलाता है। और ये तीनों मिलकर के कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या कहलाता है? एक एपारेटस कहलाता है, अंड उपकरण कहलाता है। तो यहाँ देखिए, जो सिनर्जिड दोनों साइड है, ये सिनर्जिड में आपको फिलीफॉर्म एपारेटस होते हैं, यानी फिंगर की जैसी रचनाएं होती है। जब पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने का रहता है, तो वह सिनर्जिड की तरफ से ही प्रवेश करता है। तो सिनर्जिड में जो फिलीफॉर्म एपारेटस है, उससे कुछ सेक्रेशन निकलता है, कुछ स्राव निकलता है, ताकि यह पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है। पॉलन ट्यूब के आगे बढ़ने के बाद पॉलन ट्यूब का जो ट्यूब है, जो अगला हिस्सा है, वह अगला हिस्सा ब्रेकिंग कर जाता है, टूट जाता है। तो टूटने में आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी मदद करते हैं, और जो इसके अंदर से रसायन सेक्रेट होता है, जो इसके अंदर से क्या कहता है एंजाइम सेक्रेट होता है, वह एंजाइम भी इसको तोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए, जब ये सारी क्रियाएं हो रही हैं पॉलन ट्यूब के अंदर प्रवेश करने के दौरान, तो ये जो वेजिटेटिव सेल है यह डीजनरेट कर जाता है, यानी गायब हो जाता है। अब इसमें कितने बच गए? नीचे पीछे में 2 गो आपको दिखा रहे हैं हम, मेल गैमेट बच गए। ये 2 मेल गैमेट जो है बारी बारी अंदर प्रवेश करेगा। तो पहला मेल गैमेट जो है ना, वह चला जाएगा, ये बड़ा जैसा जो गोल जैसा रचना मैंने दिखलाया हरा कलर से, ये इसके साथ मिल जाएगा, यानी एक सेल के साथ मिल जाएगा। तो एक सेल के साथ जब मिल जाएगा मेल गैमेट, एक सेल से जब मिलता है तो एक बार निषेचन हो गया, जिसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर साहब ने किया था, ठीक है? और ये दोनों, पहला नर युग्मक और अंड कोशिका या मादा युग्मक, दोनों के मिलने से क्या बनता है? डिप्लॉयड जायगोट बनता है, अर्थात द्विगुणित युग्मनज बनता है। और ये द्विगुणित युग्मनज ही आगे विकास करके एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण कर देता है। बात समझ में आ गया? फिर से समझिए, ये जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट, बीच वाली जो रचना है एक सेल, इसके साथ मिल जाती है,
और मिल करके निषेचन करती है। इस निषेचन को हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हम लोग इसको सिनगेमी कहते हैं। स्टांसबर्गर ने इसका खोज किया था। और इस निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? डिप्लॉयड जायगोट, द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। और यह द्विगुणित युग्मनज ही विकास करके एम्ब्रियो में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। लेकिन साइड वाली जो सिनर्जिट कोशिकाएं हैं, ये साइड वाले सिनर्जिट कोशिकाएं भी डिजेनरेट हो जाती हैं। क्यों डिजेनरेट हो जाती हैं? ताकि ये निषेचन करने के बाद जब इसका विकास होगा ना, तो विकास में ये जो है कंजम हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नर युग्मक बच गया। ये दूसरा नर युग्मक अंदर प्रवेश करेगा। ये जो देख रहे हैं हम बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई सिंगल सिंगल जो होता है, डबल जो होता है, हैप्लॉइड रहता है, ये भी आपस में जाकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और ये दोनों मिलकर के आपको क्या बना देगा? दोनों मिलकर के आपको बना देगा सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीयक केंद्रक। पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई की संख्या होती है 2, और ये कहाँ रहता है? सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। लेकिन ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे से संयुग्मित हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होकर के डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो दूसरा हम जो देख रहे हैं मेल गैमीट, दूसरा नर युग्मक, ये इसके साथ आके मिल जाएगा। तो 2 तो ये है ना, और एक ये है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी ये ट्रिपल हो गया। इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 केंद्रकों का आपस में क्या होता है? संयुग्मन होता है। 3 केंद्रक आपस में फ्यूजन करते हैं, पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई और बाद में उसके साथ सेकेंड मेल गैमीट, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। और ये दूसरा निषेचन, ठीक है। इस निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष। मैं बतलाऊंगा कि भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, टेंडर नारियल किस प्रकार का भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष बनते हैं। और ये जो भ्रूणपोष होता है ना, जब एम्ब्रियो का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम, पोषण देने का काम करता है। और एंटीपोडल सेल भी जो होते हैं वो डिजेनरेट, लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होता है? फूलों में निषेचन की क्रिया होती है। अब ब्रीफली आपको एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। जब परागन की क्रिया के द्वारा परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो स्टिग्मा पर मौजूद जो रसायन होते हैं, जो नमी होती है, उसको यह अवशोषित करके एक नली का निर्माण कर देता है। यह नली 3 में से कोई भी एक रास्ता, चाहे वो चैलिजोगेमी हो, चाहे वो पोड़ोगेमी हो, चाहे वो मीजोगेमी हो, 3 में से कोई एक रास्ते से वो भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। लेकिन एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के लिए उसको माइक्रोपाइल का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर शुरुआत में 2 सेल रहते हैं, एक रहता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा रहता है आपका जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल से बन जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस भी हम लोग कहते हैं। और ये जनरेटिव सेल विभाजन करके, समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस जो होते हैं, वह जो है आपको पराग नली को एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कराने के दौरान यह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एम्ब्रियो सैक में पराग नली का प्रवेश अधिकांशतः जो सिनर्जिट में अंगुली नुमा रचना होती है, उसके रास्ते वह प्रवेश करता है। दोनों नर युग्मक में एक नर युग्मक एगेपार्टस अर्थात अंड उपकरण के बीच में जो मौजूद अंड कोशिका रहता है, जिसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है और मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जो विकास करके आपको भ्रूण का निर्माण कर देता है। और दूसरा नर युग्मक जो है आपको सेंट्रल सेल अर्थात केंद्रकीय कोशिका जो है, उसके बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है, और पोलर न्यूक्लियाई के परिवर्तन से बन जाता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ मिलकर के यह क्या बना देता है? इंडोस्पर्म का निर्माण, प्राइमरी इंडोस्पर्म, और बाद में जो है इंडोस्पर्म का निर्माण कर देता है, जिसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। यह भ्रूणपोष एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वह प्रोवाइड करने का काम करता है। और यह खोज किसने किया था? ये जो देख रहे हैं आप, इसमें 2 बार निषेचन जो हो रहा है, एक ही रचना के अंदर, एक ही मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 2 बार निषेचन हो रही है, अलग अलग रचनाओं से। एक बार निषेचन हो रहा है अंड कोशिका से और दूसरा बार निषेचन हो रहा है द्वितीयक केंद्रक से। इस वजह से 2 बार निषेचन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका खोज नवास्चीन और गिगनार्ड साहब ने किया था लिलियम ऑफ फर्टेलिया नामक पौधे के फूलों में। इस प्रकार से आपका ये पूरा ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आप इसको समझने में कहीं कुछ कठिनाई हुई है तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया अपने मित्रों में इसे शेयर करके उन्हें भी इससे लाभान्वित करें। और इसमें अगर कहीं किसी प्रकार की आपको कहीं कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे सवाल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देंगे, आपके जो डाउट है उसे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।